नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए शुरुआत करते हैं हम बुलेटिन की। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीखी आलोचना ने सियासी मैदान में जुबानी जंग बढ़ा दी है। विपक्ष ने मामले में भाजपा के तीखे सवाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खुद को बयानों से अलग कर लिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया और उन्होंने भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीखी आलोचना ने सियासी मैदान में जुबानी जंग बढ़ा दी है। विपक्ष ने मामले में भाजपा से तीखे सवाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खुद को बयानों से अलग कर लिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीखी आलोचना ने सियासी मैदान में जुबानी जंग बढ़ा दी है। विपक्ष ने मामले में भाजपा से तीखे सवाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खुद को बयानों से अलग कर लिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ राजीव शर्मा इनपुट हेड जुड़ चुके हैं, तो क्या जानकारी है? बीजेपी नेता सपना मैं बताता हूँ आपको। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही है और जितने भी भारत में इस समय धार्मिक उन्माद हो रहा है उसके पीछे ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किस तरीके से निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति क्योंकि जजेस की नियुक्ति करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, इसलिए कोई भी अदालत को लेकर ये जो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सख्त हिदायत दी है निशिकांत दुबे को और बाकी नेताओं को। उनसे कहा है कि वो बेवजह बयान ना दें। और नड्डा ने यह भी कहा है कि ये जो निशिकांत दुबे का बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी हमेशा सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का पूरा आदर करती है, सम्मान करती है और जो इसका फैसला होती है भारतीय जनता पार्टी उसको शिरोधार्य करती है। दरअसल ये मामला शुरू हुआ था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान से। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकती कि वो 3 महीने में किसी फैसले को निर्धारित करे। दरअसल ये मामला था तमिलनाडु का। तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई थी और ये आरोप था कि राज्यपाल ने कई सारे विधेयक रोक रखे हैं और वो उनको उन पर साइन नहीं कर रहे हैं या उन्हें वापस नहीं कर रहे हैं। तो राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि ये राष्ट्रपति के पास गए हैं और वहां से ये लौटकर अभी नहीं आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि राज्यपाल इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और 3 महीने में ये विधेयकों पर निर्णय ले। क्योंकि विधेयक राष्ट्रपति के पास है तो ये माना गया कि निर्देश राष्ट्रपति को दिए गए हैं और भारत के संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस तरीके से निर्देशित करे। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार तो है कि वो संसद के कानून को या संसद के बनाए कानून को राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी आदेश की वो समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसी क्रम को मतलब जगदीप धनखड़ के बयान के क्रम को आगे बढ़ाया निशिकांत ने, फिर दिनेश शर्मा ने, और उस पर ये बवाल उठा और विपक्ष ने इसको आपने हाथों हाथ ले लिया है। इसी पर पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल अपनी सफाई दी, कहा है कि बीजेपी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। जी सपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमें यह जानकारी देने के लिए। साथ ही बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। बिहार के बेतिया में एक बड़ी घटना हुई है, आपको बता दें, जिसमें पुलिस के एक जवान ने अपने साथी जवान को गोलियों से भून दिया। मृतक की पहचान सोनू कुमार के रूप में की गई है और बताया जाता है कि उसके साथी की परमजीत कुमार ने सोनू कुमार को 11 गोलियां मारी हैं, जब उसने कुल 20 गोलियां फायर की थी। घटना पुलिस लाइन की बताई जा रही है। बिहार के बेतिया में एक बड़ी घटना हो गई है, जिसमें पुलिस के एक जवान ने अपने साथी जवान को गोलियों से भून दिया है। मृतक की पहचान सोनू कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि उसके साथी परमजीत कुमार ने सोनू कुमार को 11 गोलियां मारी हैं, जबकि उसने कुल 20 गोलियां फायर की थी। घटना पुलिस लाइन की बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि बिहार के बेतिया में एक बड़ी घटना हो गई है, जिसमें पुलिस के एक जवान ने अपने साथी जवान को गोलियों से भून दिया। मृतक की पहचान सोनू कुमार के रूप में की गई है। आपको बताते चलें कि उसके साथी परमजीत कुमार ने सोनू कुमार को 11 गोलियां मारी, जबकि उसने कुल 20 गोलियां फायर की थी। घटना यह पुलिस लाइन की बताई जा रही है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, क्या है पूरा मामला? देखिए, बेतिया पुलिस लाइन में शनिवार को रात में करीब 11:10 में जो है सोनू कुमार ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पेट्रोलिंग में जाना था उनको। इसी दौरान सर्वजीत जो है उनके बैरक में पहुंचते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में जो है सोनू कुमार पर सीने पर, उनके फेस पर जो है गोली लगता है। लगने के बाद वो उसी वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बताया जा रहा है कि सोनू और सर्वजीत जो है दोनों दोस्त थे, और सोनू और सर्वजीत की जो सर्वजीत की पत्नी सोनू जो है सर्वजीत की पत्नी से बात करता था। इसी को लेकर विवाद है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। मृतक सोनू जो है और जो है वो भभुआ का रहने वाला था, और आरोपी सर्वजीत जो है वो आरा का रहना। दोनों एक ही जगह के थे, कुछ ही दूरी की डिस्टेंस पर रहने वाले भी थे, और ये बेतिया में ये दोनों जो है अपने ड्यूटी करते थे। और इसी दौरान जो है ये घटना हुई, और इस घटना को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व पे पूछताछ की जा रही है कि ये घटना क्यों हुई और किस वजह से किया गया। और डीआईजी ने खुद इस घटना पर अपना मतलब पूरा नजर बनाए हुए हैं। डीआईजी वहाँ पर समय पर पहुंचे थे, देर रात वहाँ पहुंच के पूरी घटना की जानकारी ली, और साथ ही उन्होंने हर को मतलब ये अपने साथी को लेकर जो है उन्होंने कहा कि ये आपसी दुश्मनी का मामला हो सकता है, जिस पर ये जांच की विषय है ये क्यों हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद दानिश हमें यह जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक चाल चली है, आपको बता दें, और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सिर्फ काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था, और कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का अधिकार ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भड़की हिंसा के आरोपियों के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान दावा किया गया कि हिंसा के लिए सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में ही
पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें आईसीजे के आदेश के बाद सिर्फ काउंसलर एक्सेस दिया गया था। इसी के साथ ही हमारे साथ इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, हमें बताइए। देखिए सपना, ये जो मामला चल रहा है इस समय जो मौजूदा है, जिसमें पाक फौज के मतलब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस अहमद, उन्होंने जो हलफनामा दिया है, ये हलफनामा पूरी तरीके से आंतरिक राजनीति से प्रेरित है और इनकी जो आपस में लड़ाई चल रही है, जो इन फाइटिंग चल रही है, उसके चलते ये हलफनामा दिया गया है। दरअसल पाकिस्तानी फौज इमरान खान से बदला लेना चाहती है और चूंकि पाकिस्तानी जो वकील हैं वो जो 9 मई 2023 का जो मुकदमा चल रहा है, उसके जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि जब एक हिंदुस्तानी को अपील करने का अधिकार हो सकता है, तो पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तानी आरोपियों को ये अपील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो पाकिस्तानी फौज ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक ये गलत हलफनामा दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को यह ताकीद की है कि वो ना केवल जुडिशियल काउंसिल की सुविधा मिलेगी कुलभूषण जाधव को, बल्कि वो अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील भी कर सकता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला है जिस पर पाकिस्तानी सरकार इस पर बाध्य है और उसने इस बात को स्वीकारा भी है पहले। तो ये तो रहेगा कि इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय जो ये दिया गया है, ये जो हलफनामा दिया गया है, ये इन फाइटिंग का है और कुलभूषण जाधव को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमें जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री ने देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन और देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तृतीय ऑल इंडिया फायर सर्विस गेम्स के दौरान पदक जीतने वाले 7 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के DGFS डिस्क मेडल विजेता 2 अग्निशमन कर्मियों को सम्मानित भी किया। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तृतीय ऑल इंडिया फायर सर्विस गेम्स के दौरान पदक जीतने वाले 7 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के DGFS डिस्क मेडल विजेता 2 अग्निशमन कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज जल भवन जयपुर परिसर में प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से लगभग 3000 कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री रामदेव रैगर और छोगा राम श्याम ने की। इस मौके पर हरिमोहन शर्मा, भारतीय मजदूर संघ और इंद्राज गोटिया और बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि इस धरना में शामिल हुए 3000 कर्मचारी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री रामदेव रैगर और छोगा राम श्याम ने की। इस मौके पर हरिमोहन शर्मा और इंद्राज गोटिया बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। खबर चंदौली से है, जहां प्रदूषण नियंत्रण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसके अवैध व्यापार पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मुगलसराय SDM अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम वाराणसी की संयुक्त टीम ने औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित एक अवैध प्लास्टिक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान करीब 10 टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से सिंगल यूज प्लास्टिक का अवैध उत्पादन और भंडारण किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार सास ससुर सहित बहू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तैनात डॉक्टर ने 3 लोगों को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि महोबा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार सास ससुर सहित बहू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना पर एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करा। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तैनात डॉक्टर ने 3 लोगों को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को लेकर अमेठी में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जन आक्रोश यात्रा। विश्व हिंदू परिषद अमेठी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। अपर जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला महामंत्री ने राष्ट्रपति महोदया से एनआईए की जांच करवाने की मांग की और अवैध घुसपैठियों रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर निकालने की अपील की। प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। यूपी के कौशाम्बी जिले में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, दोनों पक्षों में चले ईंट पत्थर, जिसमें घायल 80 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची सैनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी राम भवन से पड़ोसी गुड्डू से काफी दिन से 10 फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार रात को दोनों में फिर से विवाद हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग राम भवन को सिर पर ईंट लग गई और बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत देश भर में अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव से यातायात संबंधी कुछ दुश्वारियां तो बढ़ी, लेकिन ठंडी हवाओं ने भीषण और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाई। मौसम विभाग ने रविवार को भी उत्तराखंड समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधड़ गरज बिजली गिरने और कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चलें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत देश भर में अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव से यातायात संबंधी कुछ दुश्वारियां तो बढ़ी, लेकिन ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तराखंड समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरज बिजली गिरने और कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।